हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स जो सेकंड सेमेस्टर का एनईपी के अंडर में कोर्स चल रहा है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसकी अभी तक हमने बुक एडवांस्ड ऑपरेशंस रिसर्च करी थी, जिसमें हमने 3 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिए, यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिए, यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास कमेंट्स आ रही थी कि लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने के लिए, तो हम सबसे पहले अब लीनियर अलजेब्रा ही देख लेते हैं। इसकी हम सबसे पहले यूनिट नंबर 3 लेके चल रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है, उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमारा क्वेश्चन है वो करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा दे रखे हैं आपकी बुक में एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आएगा, दैट इज 15 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डायगोनल मैट्रिक्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डायगोनलाइजेशन। दिस इन्वॉल्व्स फाइंडिंग एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P such that P इनवर्स AP इक्वल्स टू D। इसमें क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि आपके पास मैट्रिक्स किस टाइप की होगी, या तो 2x2 की होगी, 2x2 की होगी, या 3x3 की होगी, या 4x4 की होगी। मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास सेम होने वाले हैं। ठीक है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। उस स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, किस प्रोसेस से, डायगोनलाइजेशन मेथड से आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो जो मैट्रिक्स बनेगी, जो मैट्रिक्स थी जिसे हमने कन्वर्ट करा, उसे कहते हैं डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, तो वो मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ये डायगोनल है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, इन दोनों एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब जगह 0 हो। ठीक है, और इन दोनों एलिमेंट्स की जगह पर कुछ भी हो सकता है। आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट इनसे अलग जो भी एलिमेंट्स आए वो सारे 0 हो। ठीक है, अगर हम 3x3 मैट्रिक्स में देखें तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स मान लेते हैं 3x3 की। ठीक है, और हमारे डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, एक यहाँ पे एलिमेंट, एक यहाँ पे एलिमेंट और एक यहाँ पे एलिमेंट। ये जो हमारे एलिमेंट्स होंगे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। इनके अलावा जहाँ पे भी एलिमेंट्स आए वो हमारे पास 0 आए, वो सारे जो होंगे वो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी जो डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 लिख लो, या 0 वो कुछ, मतलब कुछ भी। यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स वाले प्लेस पर तो हमारे पास कुछ नंबर होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, वो भी चलेगा, लेकिन इनसे अलग जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये बन रहे हैं, यहाँ पे ये बन रहे हैं एलिमेंट्स, वो सब 0 होने चाहिए, वो हमारे पास होती है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डायगोनलाइजेशन क्या होता है। जो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सकती है उसे हम कहते हैं डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, हम उसके लिए एक मैट्रिक्स फाइंड करते हैं P। क्या P किस तरह से फाइंड करते हैं कि वो एक तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब P इनवर्स भी उसका एग्जिस्ट करना चाहिए, और A हमारे पास नॉर्मल मैट्रिक्स है जिसे हमें डायगोनलाइज करना है, तो P इनवर्स A P इक्वल्स टू D, जहाँ पे D हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आई है तो आप ये जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, find the eigenvalues and a basis for each eigenspace of the linear operator D defined on R cube R given by T x, y, z equals to this is T diagonalizable। तो हमें एक आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, एक बेसिस फाइंड करने हैं, किसके लिए, हमारे पास R क्यूब R के लिए। अगर आपको पता हो कि हमारे पास ये जो होती है R क्यूब R, तो हमारे पास ये जो पावर 3 है हमारे पास डायमेंशन होती है। ठीक है, तो हम R3 के लिए क्या बेसिस लिख सकते हैं, लेट द बेसिस को हम B से डिनोट करते हैं। B हमारे पास क्या हो सकते हैं, हम एक सेट में कन्वर्ट लिखते हैं, सेट के अंदर हमारे पास, अब देखो पावर 3 है, मतलब 3 तो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, मतलब सेट के अंदर 3 तो एलिमेंट्स होंगे, और जो बेसिस होने वाले हैं वो भी 3 ही होंगे। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर 2 होता है तो 2 एलिमेंट्स होते हैं और हर ब्रैकेट के अंदर 2 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कैसे बनाने हैं हमें बेसिस, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले प्लेस पर 1 पुट करो, बाकी सब में 0। सेकंड वाले के लिए हम क्या करेंगे, बीच वाले प्लेस पर 1 पुट करो, बाकी दोनों 0। ठीक है, और थर्ड वाले के लिए क्या करेंगे, एंड में 1 पुट करो, बाकी दोनों 0। ठीक है, ये हमारे बेसिस बन गए हैं, किसके लिए, R क्यूब R जो हमारे पास दे रखा है ना वेक्टर स्पेस, उसके लिए हमारे जो बेसिस है वो ये है। ये हमेशा बेसिस रहते हैं, और कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बेसिस बनते हैं कि ये वैल्यूज हमारे पास बेसिस बन रही हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास बेसिस आ गए हैं, बी दी स्टैंडर्ड बेसिस, इन्हें स्टैंडर्ड बेसिस बोला जाता है। ये सभी के लिए बनते हैं। अगर हमारे पास R की पावर 4R होता तो इसी तरह से हम 4 एलिमेंट्स के सेट बनाते हैं, वो भी हमारा स्टैंडर्ड बेसिस बनता R4R के लिए। ठीक है, विद द स्टैंडर्ड बेसिस ऑन R क्यूब R। ठीक है, ओके, मतलब ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक रियल नंबर के सेट पर एक वेक्टर स्पेस डिफाइंड है जिसकी डायमेंशन 3 है। R क्यूब R का मतलब ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस हो गए। अब हम सबके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, सबके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। अगर वो आपको आता है तो अच्छी बात है, वरना आप देख लीजिए किस तरह से। हमारे पास टोटल 3 बेसिस है, बेस नंबर 1, बेस नंबर 2 एंड बेस नंबर 3। तो सबके लिए निकालेंगे T। फर्स्ट क्या है हमारे पास 1, 0, 0।
ठीक है। इसका जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो हमारे पास किस तरह से दे रखा है, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, फर्स्ट एलिमेंट है एक्स माइनस वाई, हमारे पास एक्स ये वाई है, 1 माइनस 0 हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है 2x मतलब 2 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 3y, 3 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 0 आएगा तो प्लस 0 प्लस 2z की 2 में 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा प्लस 0, ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट हो गया। अब थर्ड देखिए x प्लस वाई प्लस 2z, एक्स तो हमारे पास 1 है प्लस वाई हमारे पास 0 है प्लस 2z, जेड हमारा 0 है तो 2z भी हमारे पास 0 हो गया, तो हमारे पास इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगा 1, 2, 1, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए निकालते हैं t ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे 0, 1, 0 के लिए, ठीक है। इस वाले के लिए सेम निकालेंगे क्या है x माइनस वाई मतलब 0 माइनस 1, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 2x, 2 की 1 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर 3y 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा प्लस 2z 2 की 0 में करेंगे तो 0 आएगा, कॉमा x प्लस वाई प्लस 2z, x तो हमारे पास 0 है, y हमारे पास 1 है प्लस 2z 2 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, -1 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ओके। अब थर्ड वाले बेसिस के लिए निकाल लेते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या आएगा 0, 0, 1 के लिए। सबसे पहले क्या है हमारे पास x माइनस वाई, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, उसके बाद 2x की में 2 की में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर 3y 3 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर 2z 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा, कॉमा नेक्स्ट क्या है x प्लस वाई प्लस 2z, x हमारे पास 0 प्लस y हमारे पास 0 प्लस 2z 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0, 2, 2, ठीक है। अब हमारे पास इन बेसिस के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गए हैं, ओके। फिर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं इन्हें हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, द मैट्रिक्स रिलेटिव टू द मैट्रिक्स T रिलेटिव टू B इज गिवन बाय, मैट्रिक्स हमारे T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हमने T से डिनोट किया है, तो T हमारी जो B से रिलेट कर रही है वो किस तरह से दी जाएगी, इज गिवन बाय, किस तरह से देंगे, देखो मैट्रिक्स हमारे पास T है और रिलेट किससे कर रही है, हमारे पास B से रिलेट कर रही है, तो डिनोट हम इसे करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स को हमेशा इन बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर के अब एलिमेंट्स लिखते हैं, तो देखो अब हमारे पास जो फर्स्ट बेस का जो आए हैं, बस फर्स्ट बेस का जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो 1, 2, 1, तो हम किस तरह से लिखेंगे 1, 2, 1, अपॉन ऐसे कॉलम वाइज लिखने हैं, ये कभी भी ऐसे रो वाइज मत लिख देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड बेस के क्या है -1, 3 और 1, तो -1, 3 और 1। उसके बाद हमारे पास क्या है थर्ड बेस के 0, 2, 2, 0, 2, 2, तो हमारे पास ये क्या आ गई है, हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है टी की हमारे पास टी मैट्रिक्स आ गई है जो बी से हमारी रिलेट कर रही है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स निकालेंगे, दैट इज पी, जिसका नाम है पी, और उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो मैट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए जिसे हम इस फॉर्म में लिख सकें, ओके। अब हम क्या करेंगे तो फिर अब इसके लिए हम निकालेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ above matrix is, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसे हम इक्वल्स टू ए मान लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम किस तरह से देते हैं, a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। a माइनस लैम्डा आई से हम डिनोट करते हैं और इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, वो इक्वल्स टू 0 लेकर चलते हैं। a हमारे पास ये मैट्रिक्स है, लैम्डा हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, i हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। लिख देते हैं a हमारे पास ये तो मैट्रिक्स है, ये लैम्डा इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, और आई हमारे पास क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे 3x3 की चल रही है तो 1, 1, 1 डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 आएगा, बाकी सब जगह हमारे पास 0 आता है, ठीक है, ओके। अब लैम्डा आई क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज लैम्डा आई इक्वल्स टू, हमें पास लैम्डा आई की क्या वैल्यू आ जाएगी मैट्रिक्स में, लैम्डा आई आएगा, और देखो लैम्डा की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, लैम्डा की 0 में तो 0, सिमिलरली यहाँ पे 0, यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, ओके। लैम्डा आई फाइंड हो गया। अब a माइनस लैम्डा आई फाइंड करना है, a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू, हमें पास क्या वैल्यू आएगी, a माइनस लैम्डा आई 1 माइनस लैम्डा, ओके। हमारे पास a मैट्रिक्स ये है और लैम्डा ये है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस लैम्डा आई को 1 माइनस लैम्डा, फर्स्ट वैल्यू आ गई 1 माइनस लैम्डा, सेकंड -1 माइनस 0 हमारे पास -1 रहेगा, और 0 माइनस 0 हमारे पास 0 रहेगा, उसके बाद 2 माइनस 0 0 रहेगा, और 1 माइनस 0 0 रहेगा, फिर 3 देखें तो 3 माइनस लैम्डा बन जाएगा इधर, और 1 माइनस 0 हो जाएगा, ओके। फिर 2 माइनस 0 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा हमारे पास, और 2 माइनस सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्या 0 माइनस 0 तो सही है, 2 माइनस 0 हमने 0 लिख दिया, यहाँ पे 2 आएगा, और 1 माइनस 0 हमारे पास 1 आएगा, ओके। ये 3 माइनस लैम्डा हो गया, ये 1 माइनस 0 हमारे पास 1 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं
माइनस लगाने की नीड नहीं है, 0 माइनस 0 ठीक है, 2 माइनस 0 हमारे पास 2 आ गया और 2 माइनस लैम्डा हमारे पास 2 माइनस लैम्डा ही आ गया, इक्वल्स टू हम 0 लेके चलते हैं इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे लिख लेते हैं 1 माइनस लैम्डा माइनस 1, इसे अभी इसका डिटर्मिनेंट नहीं लेते हैं, अभी इसे इक्वल्स टू 0 नहीं लेके चलते हैं, नीचे वाली वैल्यू में ले लेंगे क्योंकि हमने अभी यहाँ पे मैट्रिक्स ही कैलकुलेट करी है, डिटर्मिनेंट हम नेक्स्ट वाली लाइन में कैलकुलेट करेंगे। 2 3 माइनस लैम्डा 2 1 1 2 माइनस लैम्डा, ओके। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इक्वल्स टू 0। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, देखो हमारे पास एक प्रोसेस होता है क्या कि हम रो वाइज एक्सपेंड करते हैं, क्या किस तरह से करते हैं, हम फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। बट उससे ईजी तरीका क्या होता है कि हम इसमें थोड़े से ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रोज या कॉलम्स वाइज, जिससे हमारी एक रो पूरी 0 बन जाए या फिर एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हमारे 0 बन जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें 0 बनाने के लिए देखो अगर हम इन दोनों रोज को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास 0 बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे -1 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर हमारे पास ये रो 0 बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम रो जो है उसमें एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, R1 में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, किस तरह से, R1 प्लस R3, ठीक है। R1 में R3 ऐड कर देंगे, ये ऑपरेशन हमने अप्लाई करा है, तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स, क्या डिटर्मिनेंट बन जाएगा, 1 माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस लैम्डा बन जाएगा, -1 प्लस 1 हमारे पास 0 हो जाएगा और 0 प्लस 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा। ओ गॉड, यहाँ पे तो मिस्टेक हो जाएगी, हमें तो 0 चाहिए था, यहाँ पे 0 नहीं बनेगा, फिर कुछ मिस्टेक हो गई है, दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ये काम नहीं करेगा, ओके। काम करते हैं हम यहाँ पे कोई ऑपरेशन अप्लाई ही नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट से ऐसे ही एक्सटेंड कर देंगे रो वाइज, ठीक है। एक्सपेंडिंग, ये भी हम कट कर देंगे यहाँ पे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे हम R1 के अलोंग, तो क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस लैम्डा हमारे पास ऐसे ही रहता है, उसके बाद अंदर की वैल्यूज क्या होती है, 3 माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई किस में होगी, 2 माइनस लैम्डा में, माइनस होगा 2 की मल्टीप्लाई 1 में, दैट इज 2, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू हो गई, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर नेक्स्ट क्या आएगी, -1 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, इसके अंदर क्या वैल्यूज आएंगी, अब इनको और इसको हाइड कर लो, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्डा में होगी, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्डा माइनस हमारे पास क्या होगी, 2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, ओके। तो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई, उसके बाद हमारे पास 0 है, तो थर्ड वाली को लिखने की नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे हमारे पास यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी सब में 0 की मल्टीप्लाई करके हमारे पास 0 ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बस हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 माइनस लैम्डा कि अंदर पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा, ठीक है। 1 की इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 माइनस 2 प्लस लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा, ओके। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, उसके बाद हम नेक्स्ट में करते हैं, तो क्या आ जाएगी, 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, अंदर खोल लेते हैं, 2 2 जा 4 माइनस 2 लैम्डा और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 1 माइनस लैम्डा ऐसे ही रहेगा, 2 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा, ओके। ये 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, प्लस 4 हमारे पास ये है, 2 लैम्डा से यहाँ पे 2 लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू 0, 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब हमारे पास मल्टीप्लाई में तीनों वैल्यू 0 होती हैं, तो इससे क्या हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि या तो 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 है, या फिर 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 है, या 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 है। इन तीनों वैल्यू से हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या क्या है, या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं लैम्डा की। अब तीनों वैल्यूज़ के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कैलकुलेट करेंगे। इस वैल्यू में हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, लैम्डा की पहले 1 वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमें एक इक्वेशन बन के आएगी, फिर सेकंड वैल्यू पुट करेंगे, फिर इक्वेशन बन के आएगी, फिर थर्ड वैल्यू पुट करेंगे, उससे इक्वेशन बनेगी और फिर उन तीनों को कंबाइन करके हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी, ओके। तो हम चलते हैं, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 है और हमारे पास मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसे आपको माइंड में रखना है, ठीक है। क्या है, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू 1, हमारे पास लैम्डा की 3 वैल्यूज आई थी, अब सबसे पहले हम लैम्डा इक्वल्स टू 1 लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जब हमारे पास लैम्डा इक्वल्स टू 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स थी A माइनस लैम्डा I, ठीक है। ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड करी थी, अब वो हमने डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 लिया था, बट हम यहाँ पे मैट्रिक्स लेके चलेंगे, तो यहाँ पे मैट्रिक्स लेंगे। अब मैट्रिक्स लिए तो साथ में एक वेक्टर भी होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे, एक वेक्टर x लेके चलेंगे इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमारे पास ये मैट्रिक्स आती है, अब इसके अंदर हम अपनी सारी वैल्यूज पुट करेंगे। A माइनस लैम्डा I, हमारे पास पीछे इक्वेशन दे रखी है A माइनस लैम्डा I की है, ठीक है। अब लैम्डा की जगह पर 1 1 पुट करना है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, ठीक है। हम लिख लेते हैं
यहाँ पे हमने अपनी मैट्रिक्स लिख ली है और हमारे पास x क्या होता है, x हमारे पास वेक्टर होता है। वेक्टर कौन कौन सा, जिसकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये इसके अंदर क्या आते हैं, x y z, हमारे पास यही तो वैल्यूज होते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हमें फाइंड करना होता है। इक्वल्स टू 0 क्या आएगा हमारे पास, 0 0 0। ओके, ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स होती है और जितनी भी मैट्रिक्स की हमारे पास डिमांड होती है, मतलब जितने की हमारे पास मैट्रिक्स होती है उतने बाय इतने की हमारे पास जीरो मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसे कैलकुलेट करेंगे। आपको ये मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, किस तरह से करते हैं, इस पूरे की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे प्लस इस पूरे की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये खोलना तो आता ही होगा। तो हम लिख लेते हैं सब। अब सिंपल हमें सॉल्व करना है तो क्या क्या हमारे पास इक्वेशंस आएंगी। देखो हमारे पास इसकी जब हम इसकी मल्टीप्लाई करके इस मैट्रिक्स को खोलेंगे तो किस तरह से होगी, 0 की x में होगी तो 0 हो जाएगा, प्लस नहीं लगाते हैं, -1 की y में करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा और 0 की z में होगी तो प्लस 0। ओके, नेक्स्ट रो में क्या आएगा, नेक्स्ट रो में आएगी 2 की x में मल्टीप्लाई दैट इज 2x प्लस 2 की y में मल्टीप्लाई 2y प्लस 2 की z में मल्टीप्लाई 2z। ये सब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपने सीखा होगा, ये 12th क्लास का बेसिक है, आपको आई होप आता होगा। ठीक है, हम एलिमेंट्स की एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। ठीक है, अब थर्ड रो में क्या होगा, 1 से x में तो x आ जाएगा, 1 की y में y आ जाएगा और 1 की फिर z में तो z आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास 0 0 0। अब हम क्या लिख सकते हैं इससे कि हम लिख सकते हैं -y इक्वल्स टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई जिससे हमारे पास y की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, हमारे पास 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू हमारे पास 0 हो जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0 हम ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास पता है कि y की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस z इक्वल्स टू 0। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 0 आ चुकी है सिंस y इक्वल्स टू 0, इसलिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है। ओके, अब हम क्या लिख सकते हैं थर्ड वाली इक्वेशन से, x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू हमारे पास 0 है। ठीक है, यहाँ से भी हम ये लिख सकते हैं x प्लस z इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी हमारे पास किस लिए आई है, y इक्वल्स टू 0 है, इसलिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ओके, अब जब हमारे पास ये वाली इक्वेशन, ये y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब जब हमारे पास दो इक्वेशन से सेम वैल्यू आ रही है तो इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू z है। हमारे पास x की वैल्यू और z की वैल्यू आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि x हमारे पास कितना था, x इक्वल्स टू हमारे पास जो कैपिटल X हमारे पास वेक्टर स्पेस था वो x, y और z था। इसकी वैल्यूज हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो x हमारे पास z के इक्वल है, हम z ही लिखते हैं x के प्लेस पर, y हमारे पास 0 है और z हमारे पास z ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, इस पूरे में से हम z को अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएंगी, 1 0 1 और ब्रैकेट में यहाँ पे हमारे पास z आ जाएगा। हम z की जगह पर x भी लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे z की जगह x आ जाएगा क्योंकि हम पूरी मैट्रिक्स में से x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास पहली मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुकी है, जो हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, ये हमारा पहला बेसिस बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए निकाला है, सिमिलरली हम बिल्कुल लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए निकालेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए निकालते हैं। तो चलो निकालते हैं। नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू 2 a माइनस लैम्डा आई x इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सेम यही वैल्यूज लेके चलनी है। हमारे पास मैट्रिक्स है, x हमारे पास वेक्टर स्पेस है, ये है। ठीक है, हम यहाँ पे अपनी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, a माइनस लैम्डा आई, हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है, लैम्डा की जगह पर बस 2 पुट करना है, 1 माइनस 2 हमारे पास -1 वैल्यू हो जाएगी और सिमिलरली हमें ये पूरी मैट्रिक्स कंप्लीट करनी है। मैं ये लिख लेती हूँ जिससे ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग नहीं होगी। यहाँ पे हमने अपनी मैट्रिक्स लिख ली है, तो यहाँ पे आप सिंपल मल्टीप्लाई करनी है जैसे हमने इधर करी थी, इधर जैसे मल्टीप्लाई करी थी दोनों मैट्रिक्स की, ऐसी सिमिलरली यहाँ पे करनी है। किस तरह से करेंगे, -1 की x में करेंगे तो -x, फिर -1 की y में करेंगे तो -y आ जाएगा और 0 की z में करेंगे तो हमारे पास 0 ही जाएगा। नेक्स्ट वाली रो में क्या होगा, 2 की x में करेंगे तो 2x, 1 की y में तो y और 2 की z में तो प्लस 2z। नेक्स्ट वाली में करेंगे तो x की 1 में x, 1 की y में प्लस y और z की 0 में तो यही रहेगा। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स हो गई है। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, ये 0। यहाँ से हमारे पास क्या क्या इक्वेशन आ जाएंगी, -x माइनस y इक्वल्स टू 0, इससे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस y इक्वल्स टू 0 या फिर x इक्वल्स टू माइनस का y। हमारे पास एक इक्वेशन ये आ सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाली लाइन से क्या वैल्यू आएंगी, नेक्स्ट वाली इक्वेशन से हमारे पास आएंगी 2x प्लस y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। अब देखो x इक्वल्स टू माइनस y है, कहीं पे भी हम अपनी वैल्यूज पुट कर दें, x इक्वल्स टू माइनस वाई, माइनस का 2y लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस का y प्लस का 2z इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यूज हो गई। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -y प्लस 2z आ जाएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो हमारे पास 2z इक्वल्स टू y आ जाएगा और z इक्वल्स टू y/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास x, y और z की वैल्यूज आ गई हैं जैसे हमारे पास यहाँ पर आई थी। ठीक है, तो इन्हें हम इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
ठीक है। अब हमारे पास x इक्वल्स टू वाई आ रहा है और z भी आ रहा है, हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हमें ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तो यहाँ से अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेट करी थी, बट यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू हमारे पास क्या वेक्टर होता है, x, y और z, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम किसी भी एक टर्म में लेके चलेंगे, y में है माइनस वाई, तो हम यहाँ पे माइनस वाई लिख देते हैं, y की वैल्यू हमारे पास y रहेगी और z की वैल्यू y/2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम y को कॉमन ले लें, y को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, इधर 1 हो जाएगा और इधर 1/2 रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ माइंड रखिएगा, जब भी हम इस तरह से अपनी मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं तो अपॉन में वैल्यूज़ नहीं रखते हैं, उस अपॉन को हम बाहर ले जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पूरी मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और बाहर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास मतलब सेम रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इधर क्या करें, इधर y/2 कर दें, मतलब तो हमारे पास सेम यही रहेगा क्योंकि मैट्रिक्स में इस चीज़ की मल्टीप्लाई होगी, तो जब इस चीज़ की मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 डिवाइड में, इसमें भी 2 डिवाइड में जाएगा तो हमारे पास -1 वैल्यू हो जाएगी, इधर 2 डिवाइड में जाएगा तो 1 वैल्यू आ जाएगी, इधर 2 डिवाइड में आएगा तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिंपल फॉर्म में हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो दूसरा बेसिस हमारे पास ये बनेगा। अब सिमिलरली क्या करेंगे, जैसे हमने लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए निकाला, लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए निकाला, ऐसे लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए निकाल लेते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे अपना सब कुछ लिख लिया, जो हमें बेसिक लिखना होता है, लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए हमारी वैल्यूज ये रहेंगी, हमने अपनी मैट्रिक्स भी क्रिएट कर लिया। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 की x में करेंगे तो -2x आ जाएगा, -1 की y में करेंगे तो माइनस का y आ जाएगा और इधर 0 ही रहेगा। नेक्स्ट वाली रो देखते हैं, 2 की x में करेंगे तो 2x आ जाएगा, इधर 0 की y में करेंगे तो 0 रहेगा और 2 की z में करेंगे तो प्लस का 2z आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं x + y - z, x + y - z, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाती है, इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, 0 0 0, ओके। तो अब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से देखते हैं, -2x - y इक्वल्स टू हमारे पास 0 रहेगा। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि 2x + y = 0, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इधर से कि चलिए इसे हम बाद में देखते हैं, जब थोड़ा अपॉन में आए तो हम इसे बाद में देखना प्रीफर करते हैं, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट वाली लाइन से हमें सिंपल वैल्यूज मिल जाए। तो नेक्स्ट वाली में क्या लिखा है, 2x + 2z = 0, इसे हम लिख सकते हैं x + z = 0, हम यहाँ से लिख सकते हैं x = -z, ठीक है। अब थर्ड वाली रूल लेकर चलते हैं, थर्ड वाली में क्या मिलेगा, x + y - z = 0, और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू -z है, यहाँ पे हम x की जगह पर -z पुट कर दें, -z + y - z = 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -2z + y = 0, तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हमने हम किसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, हम z के टर्म्स में निकाल लें, अगर -2z = -y इक्वल्स टू में ये आ जाएगा हमारे पास, -2z = -y, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, 2z = y। अगर हम यहाँ पे हमने x की टर्म में निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी हम x की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा -x, हमारे पास क्या था, हम यहाँ पे लिख सकते हैं y = -2x, ठीक है। आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, x भी है, z भी है, y भी है, मतलब इस वाली इक्वेशन की हमें कोई नीड नहीं है। अब बस हम अपनी मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। मैट्रिक्स क्या थी, नाउ x = x y z ये होता है, ठीक है। हम लेके चलते हैं। अब x = हमारे पास क्या है, माइनस का z, एक काम करते हैं, हम सारी वैल्यूज x की टर्म में लिख लेते हैं, तो हम x को तो x ही लिखा रहने देते हैं और z को लिख देंगे -x, ठीक है। हमारे पास y कितना है, -2x है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्यों ली, क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन में अब x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो x को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे -2 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा और बाहर हमारे पास x आ गया, ठीक है। और हमारे पास थर्ड बेस भी आ चुका है, ठीक है। हमारे पास तीनों बेसिस आ चुके हैं, बेस नंबर 1, बेस नंबर 2 एंड बेस नंबर 3, ओके। अब हमने यहाँ पे पीछे एक बेस कंसीडर किया था b, ठीक है, उसमें हमने ये एलिमेंट्स लिए थे, बट इन तीनों एलिमेंट्स से ही हमारे पास ये 3 बेसिस निकल कर आए हैं। उसके लिए हम एक सेट कंसीडर कर लेते हैं b' इक्वल्स टू हमारे पास क्या सेट बनेगा, सबसे पहला हमारे पास सेट क्या था, 1 0 1 1 0 1, तो हम ये वैल्यूज लिख लेते हैं 1 0 1, ठीक है। सेकेंड हमारे पास बेस क्या आ रहा था, सेकेंड बेस था हमारे पास -2 2 और 1, -2 2 2 1, ठीक है। और थर्ड बेस हमारे पास ये है 1 -2 और -1, 1 1 -2 और -1, ओके। हमारे पास बेस आ गए। अब ये चेक करने के लिए कि ये जो हमारी मैट्रिक्स से ये जो बेसिस आए हैं ये डायगोनलाइजेबल है मैट्रिक्स या नहीं है, हम क्या करते हैं, इन बेसिस को चेक करते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट बन रहे हैं या नहीं बन रहे। वो किस तरह से चेक करते हैं, ये आपने बीएससी में पढ़ा होगा, आई होप आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं याद तो आप एक बार देख लीजिए। लेट a, b, c भी स्केलर्स। अब जब ये स्केलर्स हैं देन हम क्या चेक करते हैं कि a × 1, 0, 1 प्लस b × सेकेंड वाले बेस में मल्टीप्लाई करेंगे -2 2 1, ठीक है, प्लस c × 1 -2 और -1 इक्वल्स टू 0 है। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हमारे पास a b c की वैल्यू भी अगर हमारे पास 0 आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है a, जब हमने ये निकाली है मैट्रिक्स, कहाँ पे निकाली है, थोड़ा सा पीछे
हमारे पास ये जो मैट्रिक्स निकाली है ये हमारे पास डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है और हम इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब बस हमें इसे कैलकुलेट करना है, चेक करते हैं। तो देखो किस तरह से करेंगे, ए की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पहले प्लस वाली वैल्यूज को एक साथ रखना है, फिर कॉमा लगा के सेकंड वाली वैल्यूज को एक साथ लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के थर्ड वाली वैल्यूज को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 2b हो जाएगा, उधर प्लस का c हो जाएगा। फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो कंप्लीट होती है, उसके बाद सेकंड टर्म क्या होगी, a की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, b की 2 में करेंगे तो 2b आ जाएगा और c की 2 में करेंगे तो माइनस का 2c आ जाएगा। अब थर्ड वाली देखते हैं, a की 1 में करेंगे तो a आ जाएगा, b की 1 में करेंगे तो हमारे पास प्लस b आ जाएगा और c की -1 में करेंगे तो माइनस का c आ जाएगा। इक्वल्स टू हमारे पास 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0,0,0। ठीक है, अब इनके लिए हमारे पास क्या वैल्यूज हो जाएंगी, दिस इंप्लाइज a माइनस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0, 2b माइनस का 2c इक्वल्स टू 0 एंड हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b माइनस का c इक्वल्स टू 0। तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल टू 0 लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि ये तीनों वैल्यूज की वैल्यूज सॉल्व करके देखेंगे कि a इक्वल्स टू क्या रहा है, b इक्वल्स टू क्या रहा है एंड c इक्वल्स टू क्या रहा है। ठीक है, आप वो तो बिल्कुल सिंपल है, इस टाइप आप कर सकते हैं आई होप। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगे कि a इक्वल्स टू हमारे पास 0 आएगा, b इक्वल्स टू हमारे पास 0 आएगा और c इक्वल्स टू 0 आएगा। सिंपल 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल से आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी तो हम क्या कह सकते हैं, सो दी set of basis b dash is linearly independent। हमने जो ये बेसिस का सेट बनाया है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बनता है, और जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स है, हेंस द मैट्रिक्स T इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, हमें ये चेक करना था, इज द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट। क्वेश्चन में देखो यही था, इज T डायगोनलाइजेबल, यस T इज डायगोनलाइजेबल। अगर आपसे पूछने लगे कि वो कौन सी मैट्रिक्स है जो इसे डायगोनलाइज कर रही है तो हम क्या लिख सकते हैं, उस मैट्रिक्स को हम P से डिनोट करते हैं। P इक्वल्स टू हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, जो हमारे बेसिस है उन्हें कॉलम वाइज लिखना है। 1 0 1 फर्स्ट बेस है तो 1 0 1, सेकेंड हमारे पास क्या है -2 2 1 -2 2 1। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है हमारे पास 1 -2 1 1 1 -2 1। ठीक है, इनको हम लिख सकते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं कि हेयर P डैश A P इनवर्स A P इक्वल्स टू D। ठीक है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी जहाँ पे हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है। आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप P इनवर्स निकालकर इसे सेटिस्फाई करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे D जो आएगा हमारे पास, जब इनको वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे तो T हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आएगी और हमारी जो ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी और इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ यहाँ तक ये पूछा है कि क्या T जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, तो वो डायगोनलाइजेबल है और ये हमने एक्स्ट्रा में बता दिया है कि कोई क्वेश्चन में अगर पूछ ले तो आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी बुक में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।